वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज की वीडियो का टाइटल है 4 नवंबर 2025। इसमें बेसिकली आपके 3 नवंबर के न्यूज़ हैं, और क्योंकि बीच में वीडियो में कुछ गैप हो गया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको भी कुछ कुछ शामिल किया गया है और वो करके पूरा कर दिया जाएगा। आज का जो वीडियो है उसमें कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एड्रेस किया है उत्तराखंड असेंबली को। ठीक है, उत्तराखंड के 25 ईयर्स हो गए हैं। 9 नवंबर 2000 को यूपी से सेपरेट होकर उत्तराखंड बना था, तो 25 ईयर्स हो गए हैं। तो अपना उत्तराखंड सिल्वर जुबली मना रहा है। उसी में एक स्पेशल सेशन हुआ था उत्तराखंड असेंबली का, जिसमें प्रेसिडेंट मुर्मू ने उसको एड्रेस किया। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है ESTIC 2025। ESTIC होता है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ये न्यू दिल्ली में हुआ है। फिर जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है त्रिशूल, जिसको लीड कर रहा है इंडियन नेवी। ठीक है, वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन नेवी वो स्टार्ट हो चुका है, और ये अरेबियन सी में हो रहा है, और ये कवर कर रहा है गुजरात एंड राजस्थान को। फिर हरियाणा के जो CM है, ठीक है, नायब सिंह सैनी, उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 को। ये गीता महोत्सव जो होगा ये 25 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा। ये कुरुक्षेत्र में होता है, क्योंकि आप जानते हो कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, और महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। सिक्किम गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला है या ऑर्डर निकाला है, जिसमें कहा गया है हर थर्सडे को सिक्किम गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होंगे, सिक्किम गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होगा, या सिक्किम गवर्नमेंट के जो बैंक्स होंगे, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, उनको हर थर्सडे को जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो पहन के आना पड़ेगा सिक्किम में ऑफिस में। लखनऊ को शामिल किया गया है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में, और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, उस कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने लॉन्च किया है GSAT 7R CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये इंडियन नेवी के लिए है। इसको लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से, और भारत से अब तक का ये सबसे हेवीएस्ट, सबसे भारी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सामिया सुलुहु हसन, इनको तंजानिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई है। ठीक है, आज ही दिलाया गया है, ठीक है, 3rd को, और ये तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट है। नामीबिया के प्रेसिडेंट के बाद ये करंटली अफ्रीका में 2nd वुमेन है जो किसी अफ्रीकन कंट्री की प्रेसिडेंट हैं। ये न्यूज़ तो आपने सुन ही लिया होगा। इंडिया ने जीत लिया 13th ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025। और फिर प्रैक्टिस के कुछ MCQ क्वेश्चंस हो गए, और आज के जितने न्यूज़ हैं, जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, साथ साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशंस भी दिए गए हैं। आप उसको भी डाउनलोड करना, वो डिस्क्रिप्शंस में होगा, लिंक होगा, काइंडली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग डिटेल में इस न्यूज़ को देखते हैं, कवर करते हैं। ये है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये है उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। इनको देखिए, ये जो है ना, ये हैं रितु खंडूरी, इनका पूरा नाम है रितु भूषण खंडूरी। ये उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर है। ठीक है, और ये पहली महिला स्पीकर हैं उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की। ये तीनों यहाँ पे उपस्थित थी जब प्रेसिडेंट मुर्मू वहाँ पे गई थी और उन्होंने भाषण दिया था। अब ये वहाँ पे क्यों गई थी, आप जानते हो। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश का बाइफार्केशन किया गया। उत्तर प्रदेश को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक नया स्टेट जन्म लिया जिसका नाम था उत्तराखंड। ठीक है, ये बना था 2000 में, और क्योंकि 2000 के बाद आज 2025 है, इसलिए 25 ईयर्स हो गया, तो वो उत्तराखंड अपना सिल्वर जुबली मना रहा है। सिल्वर जुबली का मतलब होता है 25 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने
लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये उत्तराखंड विधानसभा है जिसमें 70 मेंबर्स होते हैं, उसका एक स्पेशल सेशन बुलाया, ठीक है। और स्पेशल सेशन को एड्रेस किसने किया? द्रौपदी मुर्मू साहब ने आपका किया है, ठीक है। ये तो देखो कहानी है, ये भाषण उन्होंने आज दिया था, यानी कि 3 नवंबर 2025 को दिया था। लेकिन ध्यान रखना, उत्तराखंड का फाउंडेशन जो हुआ था ना, वो 9 नवंबर को हुआ है। देखो 2000 में प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उस समय 3 स्टेट्स बने थे। स्टेट्स थे, कोड ऐसे याद कर सकते हैं, CUJ। सी स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, और एक ट्राइबल स्टेट बना था, ये बना था 1 नवंबर को, छत्तीसगढ़। फिर यू स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर को, ये भी एक ट्राइबल स्टेट है, ये अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। जे स्टैंड्स फॉर झारखंड। झारखंड आपका बना 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, ठीक है। और ये झारखंड जो है वो भी ट्राइबल स्टेट्स है, और वो किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। तो 3 नए ट्राइबल स्टेट्स बने थे भारत में। कोड है CUJ। C स्टैंड्स फॉर छत्तीसगढ़, U स्टैंड्स फॉर उत्तराखंड, J स्टैंड्स फॉर झारखंड। छत्तीसगढ़ था 1 नवंबर को, उत्तराखंड था 9 नवंबर को, और झारखंड था आपका 15 नवंबर को, ठीक है। आप जानते हो उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी। अभी मोदी साहब बहुत बिजी हैं बिहार के इलेक्शन में, इसके बावजूद भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव, ESTIC 2025, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। तो हम लोग जब भी इस तरह का चीज़ पढ़ते हैं तो हम लोग क्या याद करते हैं? ये कहाँ पे हुआ? वेन्यू कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। डेट हम लोग छोड़ सकते हैं, स्किप मार सकते हैं, डेट पूछता नहीं है। वैसे 3 से 5 नवंबर यानी आज शुरू हुआ, मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया। फिर जब भी इस तरह का चीज़ होता है तो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ते हैं वेन्यू कहाँ था? न्यू दिल्ली तो हो गया। इनॉग्रेशन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने किया, ठीक है। फिर जो होता है ना, वो याद करने के लिए वो होता है ऑर्गेनाइजर। ESTIC ऑर्गेनाइज कौन करता है? ये देखो एनुअली होता है, इसको ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको DST बोलते हैं, ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ESTIC को ऑर्गेनाइज करता है इन कोलैबोरेशन विद द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, ARCI है, और ये बेस्ड है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में। ध्यान ये रखना, हो सकता है पूछ ले ARCI का फुल फॉर्म बता दो, तो फुल फॉर्म पूरा होगा इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पूछता है तो DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस ARCI हैदराबाद। मोदी साहब ने जो भाषण दिया, हमें उसमें एक ही चीज़ काम का नज़र आता है। उन्होंने लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन RDI स्कीम फंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जो रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम फंड होगा, ऐसे भी पूछ सकता है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम फंड, उसका कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब होता है निधि, यानी कि उस फंड में पैसे कितने हैं, इसको फाइनेंस की भाषा में कहते हैं कॉर्पस, ठीक है। या हिंदी में कहें तो निधि। कितने हैं? 1 लाख करोड़। और इसको किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसका एम क्या है? बेसिकली ये इनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को, वो R&D करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम को और डेवलप करेगा। तो फिर ESTIC, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंडिया में STI साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है ना, उसको इनकरेज करना है विद द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 में आप जानते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनना है बाय 2047। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। उसी को प्रमोट करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड भी स्टार्ट हुआ है, और ये आपका कॉन्क्लेव भी हो रहा है। इसमें बहुत सारे नोबेल प्राइज विनिंग
जो आपके साइंटिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, भारत के टॉप साइंटिस्ट आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं इनोवेशन को भारत में बढ़ावा देने के लिए। फिर ये भी आपने सुना होगा ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल, वो स्टार्ट हो गया है ऑन 3 नवंबर को। इसमें देखो हमें क्या याद करना है, आपने पढ़ा ही होगा। ये जो एक्सरसाइज होगा ना, जो पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है नोटेम। नोटेम क्या होता है? नोटिस टू एयरमैन। नोटिस टू एयरमैन का मतलब होता है जितने भी यहाँ से हवाई जहाज वगैरह गुजरेंगे उनको पहले ही बता दिया जाएगा कि यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकता है, इधर मत आओ, हो सकता है धोखे से आपका जो एयरक्राफ्ट है वो फायरिंग के जद में आ जाए, इसीलिए वार्निंग दिया जाता है कि इधर आप मत आओ। ठीक है, अब देखो ये हो कहाँ रहा है? गुजरात और राजस्थान में। कारण क्या है? ट्राई सर्विस का मतलब भी होता है इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स होगा। ठीक है, इस बार जो ये त्रिशूल एक्सरसाइज है ना, इसको लीड कौन करेगा? इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी का कौन सा कमांड? वेस्टर्न कमांड। याद रखना, इंडियन नेवी का जो वेस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। मुंबई जो है ना वो अरेबियन सी को देखता है, यानी कि अरेबियन सी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, अरेबियन सी की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वेस्टर्न कमांड के पास है। और देखो गुजरात और राजस्थान, राजस्थान तो नहीं, गुजरात, गुजरात बेसिकली अरेबियन सी के साथ है, प्लस राजस्थान को बीच में शामिल किया गया। इसका मतलब मेन टारगेट कौन है? पाकिस्तान है। ठीक है, इंडियन आर्मी का इसमें शामिल है सदर्न कमांड। ठीक है, इंडियन आर्मी का जो सदर्न कमांड है ना, इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र में। फिर एयरफोर्स, एयरफोर्स का सदर्न साउथ वेस्टर्न कमांड इसमें शामिल है। जो साउथ वेस्टर्न कमांड है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गांधीनगर। आप जानते हो गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद नहीं है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। इसका मतलब देखो जो भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, उसके जो तीनों कमांड है ये बेसिकली फोकस करता है किधर? मेनली पाकिस्तान की तरफ। यही इसमें शामिल है, प्लस इंडियन कोस्ट गार्ड है और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजेंसीज है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये काम का चीज़ है, याद रखना हमें एक्सरसाइज त्रिशूल में। ठीक है, फिर स्टेट न्यूज़ में देखें, हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी, उन्होंने अनाउंस कर दिया है 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 का शेड्यूल। ठीक है, ये जो होगा गीता महोत्सव, ठीक है, ये देखो ये कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र। जैसे शुरू में ही बताया था, भगवत गीता कहते हैं श्री कृष्ण ने 18 दिन के महाभारत शुरू होने के पहले दिया था अर्जुन को। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में। इसीलिए गीता की जन्मभूमि भी कुरुक्षेत्र माना जाता है, और ये हमेशा कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र में। इसका टाइमिंग क्या है? 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025। इसका मतलब इस बार ये 21 दिन का होगा। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि इसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे, लेकिन अभी पीएम मोदी हम नहीं कह सकते क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो अभी पीएम कौन इनॉग्रेशन करेगा वो जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन देखो यहीं से निकल गया। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? पढ़ने का तरीका वही, इसको ऑर्गेनाइज करता है कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, जो हरियाणा टूरिज्म का है, इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। वेन्यू कहाँ है? कुरुक्षेत्र। इसमें क्या होता है? एक पार्टनर स्टेट होता है। तो 2025 में नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया इस बार जो हमारा पार्टनर स्टेट होगा वो मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गीता महोत्सव स्टार्ट किया था 1989 में। ये एक स्टेट लेवल था। आप जानते हो हरियाणा जो है वो टूरिज्म को भी बहुत प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया था एक स्टेट लेवल कल्चरल एंड रिलीजियस इवेंट। इसका उद्देश्य यही था कि स्टेट में टूरिज्म भी बढ़ेगा, प्लस कल्चरल इंटरेक्शन भी बढ़ेंगे स्टेट्स में, अलग अलग क्षेत्र के लोगों के बीच में। 2016 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो अगर 2016 से हम लोग जोड़ना शुरू करें तो 2015 वाला जो होगा वो होगा आपका 2025 वाला जो होगा वो होगा आपका 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव। ठीक है, स्टेट में ही रहते हैं। सिक्किम गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है जिसमें कहा है
कि हर थर्सडे को, ठीक है, हर थर्सडे को सिक्किम के ऑफिस में मनाया जाएगा ट्रेडिशनल वियर वर्क डे। यानी कि आप जो है ना फॉर्मल ड्रेस में मत आइए, आपकी कम्युनिटी की जो ट्रेडिशनल वियर है आप वो पहन के आ सकते हो। आ सकते नहीं हो, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। ये कब होगा? हर थर्सडे से होगा। ये तो हम लोगों ने बता ही लिया। ये किसके लिए मैंडेटरी है? जो सिक्किम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जो सिक्किम गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसके लिए काम करते हैं, या सिक्किम गवर्नमेंट के जो बैंक्स है, बेसिकली कोऑपरेटिव्स होंगे, ठीक है, उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। एक चीज़ और है, सिक्किम से ही एक बटरफ्लाई होती है, उसकी एक स्पीशीज है ब्लैक स्पॉट रॉयल, साइंटिफिक नेम है तजूरिया लेकोलेंटस। तो ब्लैक स्पॉट रॉयल, इसको सिक्किम में देखा गया है, इसको डॉक्यूमेंट किया गया है। ब्लैक स्पॉट रॉयल जो बटरफ्लाई है, भारत में अभी तक मणिपुर और मेघालय में देखा गया है, और एक तो नेपाल है, नेपाल तो दूसरा देश हो गया। तो भारत का तीसरा स्टेट जहाँ पे ब्लैक स्पॉट रॉयल बटरफ्लाई को स्पॉट किया गया है वो है मणिपुर, मेघालय एंड सिक्किम। सिक्किम में दो न्यूज़ हो गया। सिक्किम में जानते हो कैपिटल क्या है? गैंगटॉक, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। अब देखो, इसमें एक तो था थर्सडे बताने का, दूसरा इसको छेड़ने का मकसद क्या था? आर्ट एंड कल्चर। सिक्किम के ट्रेडिशनल ड्रेस के बारे में देख लेना, बहुत सारे एग्जाम में पूछना शुरू कर देंगे, ठीक है, कि ये कौन पहनता है, वो कौन पहनता है, ये किस स्टेट का है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्सडे से, ठीक है। नॉर्मल सा होगा तो थर्सडे पूछेगा, नहीं तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ सिक्किम पूछेगा। ध्यान ये रखना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट होते हैं, उसमें एक सिक्किम भी है, दूसरा है अरुणाचल, फिर है आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है, सिक्किम तो हो ही गया, फिर नागालैंड और मणिपुर। 8 स्टेट हैं, 8 याद रखना। 7 सिस्टर्स बोला जाता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में याद रखना 8 स्टेट है इंक्लूडिंग सिक्किम। सिक्किम में बहुत तरह के कम्युनिटीज़ रहते हैं, लेकिन मेन 3 कम्युनिटीज़ हैं। सबसे बड़ा जो कम्युनिटी है ना वो है भूटिया, आपने नाम सुना होगा, बाइचुंग भूटिया, फुटबॉल के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, भारत के। तो वो भूटिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये सिक्किम का सबसे लार्जेस्ट कम्युनिटी है। इसका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको बाखू कहते हैं, या अगर बाखू डायलेक्ट की बात करें तो खो कहते हैं। याद रखना, ये लोग बेसिकली ना बुद्धिज़्म है, वज्रयान बुद्धिज़्म, यानी कि जो बुद्धिज़्म का जो तांत्रिक कल्ट है ना, जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म से ज़्यादा प्रभावित है, उसको फॉलो करते हैं। लेप्चा, ये सेकंड लार्जेस्ट हैं। इनको सिक्किम का मूल निवासी माना जाता है, लेप्चास को, ठीक है। इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो है थोकरो डुम एंड डुम वुम, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, सॉरी उसके लिए। तो थोकरो दुम एंड डुम वुम, ये लोग बेसिकली फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म या क्रिश्चियनिटी को। और तीसरी जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है वो है आपका नेपालीज। नेपाल के भी नेपाली ओरिजिन के बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। ये है शुरुवल, इनका जो ड्रेस है, और फारिया, शुरुवल एंड फारिया, ये लोग बेसिकली आपके हिंदू हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ सिक्किम, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भूटिया का क्या है, लेप्चास का क्या है, और नेपालीज का क्या है। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। देखो यहाँ पे एक पिंक, जब भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये वुमेन से रिलेटेड होता है। इसका मतलब पिंक का मतलब ही होता है वुमेन से होगा, ये रूल ऑफ द थंब है, ठीक है। फिर स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड क्या होता है? स्मार्ट कार्ड बेसिकली आपका एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें एक चिप लगा होता है फॉर वेरियस पर्पस के लिए, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मतलब आपका जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये सारे के सारे स्मार्ट कार्ड होते हैं। ऑफिस में भी देखो पंचिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको, वो भी आपका एक स्मार्ट कार्ड है। अगर बड़े शहर में रहते हो तो मेट्रो के लिए मेट्रो कार्ड होता है, वो भी एक स्मार्ट कार्ड है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्मार्ट कार्ड होगा, इसका मतलब इसमें एक चिप लगा होगा, ठीक है। ये उसने लॉन्च किया है। ध्यान से क्या पढ़ना है इसमें, ये जो कार्ड होगा जो इसको होल्ड करेगा, ऑफ कोर्स ये किसके लिए कार्ड है? ये कार्ड है फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर, ठीक है।
वुमेन तो रहता है, इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। इनको फ्री ट्रैवल सर्विस मिलेगा किसमें, डीटीसी होता है ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली गवर्नमेंट की जो बस होती है इंटरसिटी जो सिटी के अंदर चलती है, और क्लस्टर्स बसेस। दिल्ली में अगर आप रहते हो तो बहुत सारे प्राइवेट बसेस पे कुछ चलते हैं, बेसिकली ऑरेंज कलर के होते हैं, ये लोग क्लस्टर बसेस बोलते हैं। तो डीटीसी के बस और क्लस्टर बसेस में जो दिल्ली के अंदर चलता है या आसपास एनसीआर में जाता है, ठीक है, इंटरस्टेट में ये फ्री सुविधा नहीं है उसमें आपको ये सर्विस मिलेगा। ये किसके लिए है, ये होगा उसके लिए जिसकी उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, 12 साल एंड अबव है, और जो रेजिडेंट होंगे दिल्ली के, ठीक है। और ये लॉन्च किया गया अंडर द नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। एनसीएमसी का मतलब है वन नेशन वन कार्ड वन ट्रैवल, मतलब एक ऐसा कार्ड बनाया जाएगा जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा बस का, रेलवे का, ठीक है, इंडियन रेलवे का हो जाएगा, और फिर मेट्रो कार्ड, मेट्रो में भी यूज़ होगा इसमें, ठीक है। इसमें ये इशू किया गया। इसका मतलब देखो क्या है, जो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड है वो एनसीएमसी के तहत आता है। इसका मतलब इसको आप यूज़ कर सकते हो डीटीसी के बस में, ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकते हो दिल्ली मेट्रो में भी। शर्त एक ही है, दिल्ली मेट्रो में जब आप चढ़ोगे ना तो फिर आपको इस कार्ड को टॉप अप करना पड़ेगा, इसमें आपको पैसे डालने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये कार्ड फ्री वाला नहीं चलेगा। फ्री वाला सिर्फ चलेगा डीटीसी के बस में और क्लस्टर बसेस में। ये जो स्कीम था ना फ्री बस, ये अरविंद केजरीवाल साहब की जो गवर्नमेंट थी उसने स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता था, कोई भी बस पे बैठ जाता था तो फिर घाटा बहुत होता है इसमें, फिर इशू किया लगा पिंक टिकट इनको दिया जाता था, लेकिन उससे ये नहीं पता चलता था ये दिल्ली वाले हैं या दिल्ली के बाहर वाले हैं। खर्च को कम करने के लिए, क्योंकि नेता घोषणा तो कर देता है लेकिन उसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है ना वो बाद में पता चलता है। तो इसको सिर्फ दिल्ली वाले को मिले, इसका मिसयूज़ ना हो, इसी के लिए ना अब हर वुमेन को अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। तो आप पोर्टल पे जाओ, इसको अप्लाई करो, फिर आपको ये कार्ड इशू होगा, और जब भी आप चढ़ोगे इस कार्ड को स्वाइप करना पड़ेगा, ताकि दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी एक रिकॉर्ड बना रहेगा कि इतने लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यही होता है क्या, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। और आप जानते हो दिल्ली की सीएम कौन है, रेखा गुप्ता। लखनऊ को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में, ठीक है। अब देखो पहले यूनेस्को का फुल फॉर्म इसमें पूछ लेता ना, ई का मतलब क्या, एस का मतलब क्या, सी का मतलब क्या। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है आप जानते हो ये पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस। लखनऊ को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, लेकिन शामिल किया गया किसमें, गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में, खान पान। लखनऊ बहुत फेमस है अपने खान पान के लिए, स्पेशली कबाब, है ना, टुंडे की कबाब बहुत ही फेमस है लखनऊ में। तो लखनऊ के खान पान के लिए लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। ऐसे याद रखना, यूनेस्को जो है, ये लखनऊ जो है ना ये इंडिया का दूसरा सिटी है। 2019 में इसमें शामिल किया गया था हैदराबाद को। हैदराबाद भी आप जानते हो बहुत ही फेमस है, उसकी बिरयानी बहुत फेमस है। तो 2019 हैदराबाद टू 2025 लखनऊ, ठीक है। ये कब अनाउंस करता है यूनेस्को, ये अनाउंस करता है 31 अक्टूबर को। यानी ये न्यूज़ पुराना है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये 31 अक्टूबर का बना नहीं पाए थे इसलिए इसको डाला गया है। 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज़ डे, ठीक है। और 2004 ऑनवर्ड्स यूनेस्को ने ये लिस्ट जारी करना शुरू किया। इसमें देखो सिटीज़ को जो इंक्लूड किया जाता है उसके 8 कैटेगरीज होते हैं, सारा भी याद करना पड़ सकता है, ठीक है। कैटेगरीज क्या हैं, आर्किटेक्चर 8 कैटेगरीज, आर्किटेक्चर, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, मीडिया, आर्ट्स, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर एंड म्यूज़िक। आप थोड़ा इसका ध्यान रखना, पहले ना 7 हुआ करते थे लेकिन 2025 में यूनेस्को ने एक ऐड किया तो 8th कैटेगरी हो गया आर्किटेक्चर। नॉर्मल एग्ज़ाम में देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, कुछ कुछ एग्ज़ाम्स पे इसको घुमा देगा, स्पेशली अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन दोगे ना वो घुमा देगा, कैटेगरी पूछेगा, कितने कैटेगरी होते हैं, ये वो सब पूछेगा, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा इसको भी ध्यान में रखना। फिर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने लॉन्च किया है GSAT 7R CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखो, इसरो जब भी आपका रॉकेट लॉन्च करेगा, सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसरो का फुल फॉर्म, फिर पढ़ना है रॉकेट का नाम क्या है, ठीक है, फेल सेफ मेथड है ये पढ़ने का, फिर सैटेलाइट का नाम क्या है और सैटेलाइट किस तरह का है, फिर इसको लॉन्च कहाँ से किया गया। कम से कम इतना चीज़ तो हमें याद रहना ही रहना चाहिए, इतना भी कर लोगे तो काम बन जाता है, ठीक है। इसी पैटर्न पे इसको पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो जो है ये कब बना था, 15 अगस्त 1969 में, ठीक है, 1969 में बना था। और स्पेस साइंस में हमारे देश में फादर किसको बुलाता है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। जैसे एटॉमिक साइंस में होमी जहांगीर भाभा, उसी तरह स्पेस साइंस में, ठीक है, स्पेस साइंस में आपके हैं विक्रम साराभाई, ठीक है। और याद रखना, ये बहुत पूछता है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत सिंपल सा है, बहुत पूछता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु आप जानते हो कैपिटल है किसका, कर्नाटका का, ये जरूर याद रखना, बहुत पूछता है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। दूसरा, इसमें कौन से रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इसरो के देखो बेसिकली ना रॉकेट्स कह लो तो 3 हैं। एक है PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। एक होता है GSLV, इसमें क्रायोजेनिक इंजन भी यूज़ किया जाता है। GSLV होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक और रॉकेट डेवलप किया है जिसको हैवी सैटेलाइट को लिफ्ट ऑफ करने, हैवी सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए इसरो ने बनाया है। उस रॉकेट को कहते हैं LVM-3। अब देखो यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया गया था वो था LVM-M3 M5। सिंपल सा समझ लो ये है क्या, LVM-3 का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 मार्क 3। जब GSLV रॉकेट डेवलप करना शुरू किया था इसरो ने, तो हम लोगों ने इसमें बूस्टअप के लिए क्रायोजेनिक इंजन का भी यूज़ होता है। रशिया के साथ एग्रीमेंट था, बाद में रशिया पीछे हट गया, उसने हमें शायद 7 इंजन दिए थे, उसके बाद इसरो ने खुद बनाया, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे इसरो ने इस पर मास्टरी किया, इसलिए ना एम मार्क वही दर्शाता है। ये 3rd जनरेशन एक तरह से समझ लो। तो LVM-3 का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, M का मतलब हो गया मार्क 3 MK3। अब देखो यहाँ पे आ गया M5 का मतलब होता है ये 5th ऑपरेशनल फ्लाइट था LVM-3 रॉकेट का, ठीक है। भविष्य में देखो इसरो का वर्क हॉर्स यानी कि प्रूवन जो होता है ना, जिसको बार बार यूज़ करता है, वो PSLV होता है। ये छोटे सैटेलाइट्स को ही लॉन्च कर सकता है या मीडियम कैटेगरी के सैटेलाइट्स को ही लॉन्च कर सकता है। हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो ने आपका डेवलप किया है LVM-3 रॉकेट्स। देखो इससे पहले LVM-3 ने जो मिशन परफॉर्म किया था, इसने लॉन्च किया था चंद्रयान 3 को 2023 में। आप जानते हो चंद्रयान 3 मून के पोलर रीजन पे उतरा भी था, शिव शक्ति उसका नाम रखा गया ना, पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। तो इंडिया, US, रशिया, चाइना के बाद 4th कंट्री है जिसका कोई रोवर का नाम प्रज्ञान था, ठीक है, जो उतरा था चांद के सरफेस पे, ठीक है। उसमें भी LVM-3 यूज़ किया गया था। आपने सुना होगा गगनयान मिशन। गगनयान का मतलब क्या है, देखो ऐसे याद रखना, भारत चाहता है कि वो अपने ह्यूमन बींग्स को,
यानी कि अपने एस्ट्रोनॉट को, अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजे। अभी तक देखो 2 इंडियन जा चुके हैं। राकेश शर्मा, इसको सोवियत यूनियन के हेल्प से भेजा गया था 1983 में, 1984 में इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और फिर 2025 में शुभांशु शुक्ला गए थे एक्सियोम 4 मिशन पे, ठीक है, नासा के थ्रू गए थे वो स्पेस में। भारत चाहता है कि हम अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजे स्पेस में। इसरो ने टेंटेटिव टारगेट रखा है 2027। उसमें प्रपोजल है 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा जाएगा, जो 3 दिन रहेंगे आपके स्पेस में। तो फिर इसके लिए रॉकेट कौन सा यूज़ किया जाएगा? उसके लिए भी LV-M3 रॉकेट्स को ही यूज़ किया जाएगा। अब क्योंकि इसमें कैप्सूल होगा जिसमें ये बैठ के जाएंगे, इसके लिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और इसका नाम रखा गया है HLVM-M3। H का मतलब होता है ह्यूमन, यानी कि ये ह्यूमन को भी कैरी कर सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा जो याद करते हैं ना, वो हम लोग याद करते हैं अबाउट द सैटेलाइट्स। ये देखो बहुत पूछता है, सैटेलाइट का देखो नाम क्या है, GSAT 7R CMS 03, ठीक है। देखो एक तो पूछेगा ये किस तरह का सैटेलाइट है, ऐसे याद रखना है, ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसको किसके लिए यूज़ के लिए बनाया गया है? इसको इंडियन नेवी के यूज़ के लिए बनाया गया है। और तीसरा चीज़ जो याद रखना है, इसका वजन लगभग ना 4410 यानी 4410 किलोग्राम्स है। अभी तक क्या होता था, इतने वजन का, इतने वेट का जो भी सैटेलाइट होता था वो इंडिया से नहीं, वो यूज़ किया जाता था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के आर्यन रॉकेट का, फ्रेंच गयाना से इसको छोड़ा जाता था। लेकिन अब भारत ने ये एबिलिटी डेवलप कर लिया है, वो ऐसा रॉकेट बना सकता है कि वो 4410 किलोग्राम्स तक के सैटेलाइट्स को ले जा सकता है इन द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO, ठीक है। तो अभी तक का जो हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया से जो लॉन्च किया गया है वो है आपका GSAT 7R CMS 03। तो एक तो याद रखेंगे कम्युनिकेशन, दूसरा याद रखना है क्या, ये हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो इंडिया से लॉन्च किया गया है, और इसको यूज़ कौन करेगा? इंडियन नेवी। फिर एक जो नेक्स्ट पॉइंट होता है जो हमेशा रॉकेट में लॉन्च के समय याद करते हैं, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया, याद रखना, इसरो 1973 के बाद अपना जो सारा रॉकेट है वो लॉन्च करता है HDSC SAR। अब देखो HDSC का फुल फॉर्म क्या होता है? HDSC का फुल फॉर्म होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर। SHAR शार का क्या होता है? श्रीहरिकोटा रेंज। आप हमेशा सुनते होंगे श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। ऑफिशियल नेम है HDSC SHAR, यानी कि सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज। ये एक आइलैंड है आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है, वहीं से इसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो एक हमेशा याद रखना, जब भी इसरो वाला काम होगा स्पेस का, तो इसरो का फुल फॉर्म, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, प्लस रॉकेट का क्या नाम था, सैटेलाइट का क्या नाम है, उसका पर्पस क्या है, और उसको लॉन्च कहाँ से किया था। ये 7 चीज़ कम से कम तो ज़रूर याद रखना चाहिए। फिर इंटरनेशनल न्यूज़ में सामिया सुलूहू हसन, इनको आज यानी कि 3 नवंबर को तंजानिया के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाया गया। बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो गया है ये, ठीक है। देखो कंट्रोवर्शियल इन द सेंस, देखो कोई मिलिट्री बेस में शपथ नहीं लेता जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा, वो हमेशा या तो ऑफिशियल जगह पे लेगा या फिर अधिकतर स्टेडियम में लेते हैं, पब्लिक के साथ लेते हैं। लेकिन इन्होंने लिया ये शपथ कहाँ पे, मिलिट्री बेस में। और तंजानिया की कैपिटल क्या है, डोडोमा। लास्ट वेडनेसडे को यहाँ पे इलेक्शन हुआ था तंजानिया में, और उस इलेक्शन में इनको 98% वोट मिला। ये ना प्रेसिडेंट है, ये पहली बार प्रेसिडेंट बनी थी 2021 में, जब उस समय जो प्रेसिडेंट थे जॉन मागुफुली, इनका डेथ हो गया था। तो इनके डेथ होने के बाद ये बन गई प्रेसिडेंट। इसका मतलब 2025 का जो इलेक्शन हुआ था, ये इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थी और इलेक्शन के लिए खड़ी हुई। इन्होंने क्या किया, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी था उसके 2 जो ऑपोजिशन पार्टी कैंडिडेट थे उसको डिस्क्वालीफाई करवा दिया, और छोटे मोटे पार्टी के जो लीडर थे जिनसे कोई खतरा नहीं था उनको इलेक्शन लड़ने दिया।
इन पे वोट रिगिंग का बहुत बड़ा आरोप लगा है। इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं माना गया है। जब इन्होंने लिया शपथ, जब इलेक्शन का रिजल्ट्स आया उसके बाद तो देश में बवाल मच गया। कहते हैं 800 से ज़्यादा लोग मर गए। इसीलिए देखो ये मिलिट्री बेस में शपथ ले रही थी। हमें उससे क्या मतलब है? हमें नाम रखना है सामिया सुलुहु हसन, प्रेसिडेंट बन गई है तंजानिया की। अभी अगर हम लोग फीमेल प्रेसिडेंट की बात करें तो तंजानिया की पहली महिला सामिया सुलुहु हसन है जो प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अफ्रीका में इस समय 2 विमेन प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी नामीबिया गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी नटुम्बो नंदी नदवाई के साथ। ये नामीबिया की फीमेल प्रेसिडेंट है, ये फर्स्ट फीमेल हैं जो नामीबिया की प्रेसिडेंट बनी। तो एक तो ये हो गई, और दूसरी अफ्रीका में जो अभी प्रेसिडेंट है विमेन, वो है सामिया सुलुहु हसन, तंजानिया की हैं। ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन भी कवर कर लो। तंजानिया ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। 2 इंडिपेंडेंट देश थे, तंगानिका और ज़ांज़ीबार। ये दोनों मिले 1964 में और उन्होंने एक कंट्री बनाया जिसका नाम रखा तंजानिया। इसकी कैपिटल है डोडोमा, लेकिन इसका कमर्शियल कैपिटल है ना ज़ांज़ीबार। ज़ांज़ीबार आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये ट्रेडिंग हब है, भारत से बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड करते थे, लेकिन कैपिटल वो नहीं है ज़ांज़ीबार, इसका कैपिटल है डोडोमा। इसकी जो करेंसी है वो है तंजानियन शिलिंग, और प्रेसिडेंट तो याद रहेगा सामिया सुलुहु हसन। फिर स्पोर्ट्स में ये न्यूज़ आप जानते हो, इंडिया ने जीत लिया 13 आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप। ओडीआई का मतलब होता है वनडे इंटरनेशनल, और आप जानते हो हर टीम को कितना ओवर मिलता है खेलने के लिए? 50 ओवर्स। ये इंडिया की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर वर्ल्ड कप जीतने वाली, ओडीआई वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली महिला इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। और ये मुंबई है ना, ये नवी मुंबई में हुआ था। इसमें देखो मैं काम का चीज़ क्या याद रखना है, ये वनडे इंटरनेशनल था, इसका मतलब हर टीम को 50 ओवर खेलने के लिए मिला था। इसमें ना स्कोर किसने कितना किया वो सब हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्टिंग है। भारत ने फाइनल में किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। 100 में से एक टाइम है, 100 में से 1 या 2% चांस है कि पूछेगा कितने रनों से हराया। 1-2% चांस है, 52 रन से। हाँ, फाइनल कहाँ खेला गया था? डीवाई पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। मुंबई में समुद्र को सुखाकर एक नया मुंबई बसाया जा रहा है, उसको कहते हैं नवी मुंबई, न्यू मुंबई। इंडियन टीम के कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर, और साउथ अफ्रीकन टीम की कैप्टन थी लॉरा वोल्वाट। ये भी याद रखना। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल की कौन थी? शेफाली वर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थी? दीप्ति शर्मा। दोनों ऑलराउंडर है, इंडिया की है। होस्ट कौन था? इंडिया और श्रीलंका ने दोनों मिलकर इसको होस्ट किया था। और आप जानते हो पाकिस्तान ने अपना सारा मैच कहाँ खेला था? श्रीलंका में खेला था। ठीक है। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में, जो फर्स्ट वर्ल्ड कप हुआ था ना 1973 में हुआ था इंग्लैंड में। देखो मेंस का जो पहला वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। मेंस से पहले ही आपका वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, और यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ था, राउंड रॉबिन मैच हुआ था। सबसे ज़्यादा पॉइंट इंग्लैंड का था, इसलिए इंग्लैंड विजेता घोषित हो गया था। ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इसने इसको 7 बार जीता है। और पिछला जो हुआ था वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में, ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 में, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने ही इसको जीता था। ठीक है। और आप जानते हो सेमीफाइनल में भारत ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने इसको 7 बार जीता है, इंग्लैंड ने इसको 4 बार जीता है, जबकि न्यूजीलैंड और इंडिया ने इसको 1-1 बार जीता है। ये याद रखना। इट इज़ हेल्ड आफ्टर 4 ईयर्स। बहुत सारे एग्जाम में देखना ये पूछता है स्पोर्ट्स के इवेंट्स कितने साल के बाद होते हैं? 4 ईयर्स पे होता है ये। धोखा मत खाना। पिछला था 22, फिर हुआ 2025। ये कोविड के कारण प्रॉब्लम हुआ है, शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम हुए हैं। आप देखना 29 में होगा ये। आज के जो वीडियोस पे जो क्वेश्चंस पढ़े थे, ठीक है, उसमें कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सामिया सुलुहु हसन has recently been elected the president of which country? सामिया सुलुहु हसन किस कंट्री की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं? ए तंजानिया, बी नामीबिया, सी कोलंबिया, डी बेलिज, ई नन ऑफ दिस।
आप जानते हो प्रेसिडेंट किसकी बनी है? तंजानिया की। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप इज नॉट करेक्ट? ये जानबूझ के दिया गया है। बहुत एग्जाम के समय आप जब देते हो ना, ये नॉट वर्ड भूल जाते हो, देखते नहीं हड़बड़ी में सब गलती हो जाती है। क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए, it was co-hosted by India and Sri Lanka. A total of 8 teams participated in the tournament. Shefali Verma was declared the player of the tournament. D, it was the 13th edition of the ICC Women's ODI World Cup. E, none of these. इसमें आंसर है क्या सही नहीं है? इंडिया श्रीलंका ने तो होस्ट किया, करेक्ट है। 8 टीम ने पार्टिसिपेट किया, करेक्ट है। शेफाली वर्मा वॉज डिक्लेयर द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नहीं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो थी ना वो शेफाली वर्मा नहीं थी, वो दीप्ति थी। शेफाली वर्मा क्या थी? फाइनल की प्लेयर थी, प्लेयर ऑफ द फाइनल था, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच था। इसलिए आंसर यहाँ पे हमें टिक मारेंगे किस पे? सी पे, ठीक है। थर्ड, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर इट्स एम्प्लॉय टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑन एवरी थर्सडे? A, मेघालय, B, सिक्किम, C, उत्तराखंड, D, गोवा, E, none of these. आंसर क्या है? सिक्किम। फोर्थ, लखनऊ हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क अंडर विच कैटेगरी? लखनऊ को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ए है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, बी है गैस्ट्रोनॉमी, सी आर्किटेक्चर, डी है आर्ट्स, ई है नन ऑफ दिस। लखनऊ फेमस है अपने खाने के लिए, इसलिए आंसर क्या होगा? गैस्ट्रोनॉमी। Question number 5. Which rocket was used by the Indian Space Research Organization to launch GSAT 7R CMS-03 communication satellite? A, PSLV C-67, B, GSLV MK2, C, LV M3 M5, D, ASLV 57, E, none of these. हैवी सैटेलाइट है और हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है LV M3 M5। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली इसके कंटेंट को शेयर करो, ठीक है, और इसको लाइक कर दो। फिर आज के वीडियो के जितने सारे MCQs हैं वो भी लिंक में दे दिया गया, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।